आज हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में जानेंगे। कांग्रेस की स्थापना के बाद आज भी अरसे से एक मिथक जुड़ा हुआ है कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के फॉर्मेट के रूप में हुई थी, यानी कि सुरक्षा वाल्व के रूप में हुई थी। तो ये मिथक है, और अब मिथक नहीं है तो फिर कांग्रेस की स्थापना का सच्चाई क्या है, इन सारी परिस्थितियों को हम समझते हैं। कांग्रेस जो थी एक ऐसा राजनीतिक संगठन था जिसमें पहली बार भारत की राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि इसके पहले भारत में जो कुछ राष्ट्रवाद था, या कह सकते हैं कुछ एक व्यक्तियों तक सीमित था या समूह के रूप में सीमित था, लेकिन पूरे अगर भारत की बात की जाए तो उसका प्रतिनिधित्व जो है कांग्रेस पार्टी ही करती है। लेकिन आज भी भारत की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक काफ़ी सारे जो तथ्य मिलते हैं और काफ़ी सारे जो इतिहास लेखक हैं इसकी स्थापना को जो बताते हैं कि इसकी स्थापना जो है सेफ्टी वाल्व के फॉर्मेट में हुई थी, सुरक्षा वाल्व के फॉर्मेट में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, यानी कि दिसंबर ही मान लो, दिसंबर 1885 में दिसंबर 1885 में होने के साथ ही इस पर तमाम तरह से कई सारे नेता जो हैं अपना अपना मत निर्धारण करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ेगा कि क्या था। जैसे सेफ्टी वाल्व का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कब आया, अगर देखा जाए तो सेफ्टी वाल्व का जो कॉन्सेप्ट है 1916 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया के अपने समाचार पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय का साफ कहना था यंग इंडिया के समाचार पत्र में कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उस समय वो तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डफरिन थे उनके दिमाग की उपज है। यानी कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग का मस्तिष्क शिशु है, यानी कि मस्तिष्क का उपजा हुआ केंद्र है। इसके आगे लाला लाजपत राय बताते हैं, चाहे तमाम तरह की जानकारियाँ मिलती हैं कि उस समय जो है एक असंतोष का भाव पूरा भारतीय जनमानस में व्याप्त था, और फिर से 1857 जैसी क्रांति या उससे बड़ी क्रांति होने वाली थी। तो क्रांति हो पाती कि नहीं हो पाती उसके पहले ही एक ऐसा संगठन लॉर्ड डफरिन के निर्देश पर एक अंग्रेज आईसीएस यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विस का रिटायर्ड अधिकारी जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो रिटायर्ड थे, ठीक है ना, उनके द्वारा 71 लोगों के साथ 71 जो लोग थे वो कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में इसके पहले राजनीतिक वर्ग से जुड़े हुए थे। यानी कि 71 यानी कि कुल एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को लेकर 72 लोगों के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो किसके निर्देश पर? लॉर्ड डफरिन के निर्देश पर। ऐसा कौन कह रहे हैं? लाला लाजपत राय कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? यंग इंडिया में कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? 1916 में कह रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और लाला लाजपत राय यूं ही नहीं कर रहे हैं, इन्होंने किन बातों को अपना बेस बनाया है, किन बातों को? ए.ओ. ह्यूम के मित्र थे विलियम बेडरबर्न। ए.ओ. ह्यूम के मित्र थे विलियम बेडरबर्न, ठीक है ना। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं 5वें, ठीक है ना। कांग्रेस के जॉर्ज यूल के बाद दूसरे जो अंग्रेज हैं यही अध्यक्ष बनते हैं, विलियम बेडरबर्न ने क्या लिखा था? ह्यूम की जीवनी लिखी थी। तो उसमें इन्होंने इस बात को जगह दिया था
कि उस समय ह्यूम के पास कुछ गोपनीय दस्तावेज आए थे, जो कुछ नहीं लगभग बहुत ज़्यादा, जिनकी संख्या 30,000 के आसपास थी, ठीक है ना। तो 30,000 के आसपास गोपनीय दस्तावेज आए थे और वो सभी क्या कर रहे थे, साफ संदेश दे रहे थे कि अब क्रांति भारत में होने जा रही है, अब क्रांति भारत में होने जा रही है। तो इसी क्रांति के निमित्त अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था, इस संगठन की स्थापना की थी, ताकि लोगों के गुस्से को एक जगह इकट्ठा किया जाए और कांग्रेस के थ्रू अंग्रेजों के पास पहुंचाया जाए और सारे गुस्से को हटा दिया जाए। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। लाला लाजपत राय ने अपनी बातों को आधार बनाया था। विलियम बेडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी, उनकी बातों को आधार बनाया था। ये ए.ओ. ह्यूम जो हैं शिमला में थे, शिमला में ही नियुक्ति थी और शिमला में ही ज़्यादातर रहते थे, इसीलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी बोला जाता है, शिमला का साधु, शिमला का सन्यासी, ठीक है ना। तो इन्होंने जीवनी लिखा, विलियम बेडरबर्न ने इनके बातों का आधार बनाया लाला लाजपत राय। तो सिर्फ लाला लाजपत राय ही बात नहीं कहते हैं, बाकी तमाम सारे नेता 30 साल के बाद देखेंगे तो मार्क्सवादी नेता आते हैं, रजनी पाम दत्त, उन्होंने कुछ यही बात कही है घुमा फिरा कर कि कांग्रेस की स्थापना जो थी एक गुपचुप रवैया था, मतलब गुपचुप तरीके से कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम और डफरिन के बीच सलाह मशवरे से हुई थी, ठीक है ना। और फिर 1939 में गोलवलकर जो क्या थे, संघ के संचालक थे, उन्होंने भी वी यानी कि हम नामक पंपलेट में उन्होंने कहा था यही बात कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई है सेफ्टी फॉर्मेट के रूप में हुई है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ज़्यादातर एग्रेसिव जो नेता थे, यानी कि कांग्रेस की स्थापना जो राष्ट्रवाद के फॉर्मेट में होती है, इसका पूरा का पूरा ये जो राष्ट्रवाद है, भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र रहता है कांग्रेस, और पूरे कांग्रेस के कार्यकाल को हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक शुरुआत का जो काल होता है 1885 से लेके 1905 का काल, इसे उदारवादी काल बोला जाता है। उदारवादी काल यानी कि लिबरल फ्रंट बोला जाता है, यानी कि जो अपनी बातों को नम्र रहते हुए कहता था उसे उदारवादी समय बोला जाता है। 1885 से 1905 का समय। फिर 1950 का समय जब ठीक स्वदेशी मूवमेंट होता है भारत में, तो उस समय से लेकर 1920 के समय में जो कार्यशैली होती है कांग्रेस की, वो चरमपंथ के रूप में होती है, ठीक है ना, उग्रवाद के रूप में होती है, तो इसीलिए उसको उग्रवाद बोला जाता है। उसके बाद 1920 का जो समय है वो पूरी तरह से गांधी जी के फेज में आ जाता है, इसीलिए कांग्रेस के तीसरे चरण को हम क्या बोलते हैं, गांधी युग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बात देखना है कि सिर्फ इन्हीं लोगों ने नहीं ये बात कही है, गोपाल कृष्ण गोखले जो उदारवादी दल के नेता थे, उन्होंने कांग्रेस से संबंधित तड़ित चालक का सिद्धांत किया। गोखले की बात करते हैं, गोखले ने क्या कहा था, गोखले ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया था। तो सिर्फ ये बात सिर्फ चरमपंथ के नेता और उग्रवादी नेता ये कहते हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि गोखले ने भी कहा था, ठीक है ना। गोखले के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी कुछ यूँ ही बात कही थी, ठीक है ना। तो इसके बाद तमाम तरह के जो नेता थे कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहते थे, पहले उसको जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे लाला लाजपत राय के बारे में जाने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो थी लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क शिशु है, ठीक है। इसके अलावा कहा था लाला लाजपत राय ने कि कांग्रेस जो है हर साल शिक्षित भारतीयों का मेला है, मतलब हर एक दिसंबर में ये लोग क्या करते थे, अपना अपना अधिवेशन करते थे दिसंबर में। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, यानी कि ये लोग एंजॉय करने के लिए क्या करते हैं, मेला करते हैं, ठीक है, हर एक साल पर, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं कि कांग्रेस जो है सिर्फ मेढक की तरह टटराने वाली संस्था है, मेढक की तरह टटराने वाली संस्था है, मेढक टटराता रहता है और कुछ होता नहीं है, तो यही कहना था। इसके अलावा बोलते हैं कि कांग्रेस जो है बेइंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि भिक्षावृत्ति मांगने वाली एक याचना संस्था है,
ये बात कौन बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं। अश्विनी कुमार दत्त जो बारिशाल के शिक्षक थे वो बोलते थे कांग्रेस 3 दिन का तमाशा करती है। 3 दिन का मतलब कि 3 दिन का हर एक साल अधिवेशन चलता था, 3 दिन का अधिवेशन चलता था, ठीक है ना, दिसंबर में, जैसे 26, 27, 28, तो वही 3 दिन का तमाशा करती है। बंकिम चंद्र चटर्जी वही राष्ट्रगीत वाले क्या बोलते हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं पदों के भूखे हैं, ठीक है, पदों के भूखे हैं ये। तो ऐसे तमाम वक्तव्य निकल के आता है। और डफरिन का भी वक्तव्य सुन लेते हैं। डफरिन जिस पर एलिगेशन लगता है कि उसने एओ ह्यूम के साथ मिलकर क्या किया था, कांग्रेस की स्थापना की थी। वो कहता है कि कांग्रेस जो है क्या बोलते हैं, कांग्रेस जो है देशद्रोही संगठन है। कांग्रेस जो है देशद्रोही संगठन है, ठीक है ना। और कांग्रेस जो है देशद्रोही संगठन है, इस बात को लॉर्ड कर्जन बोलता है। और डफरिन बोलता है कांग्रेस जो है सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। कांग्रेस जो है सूक्ष्म वर्ग यानी कि एक छोटी सी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। कौन बोलता है? डफरिन बोलता है। और बोलता है कि कांग्रेस जो है निर्लज्ज संस्था है। कौन बोलता है? डफरिन ही बोलता है, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन का वक्तव्य क्या है? लॉर्ड कर्जन का वक्तव्य ये है कि मेरी कांग्रेस मर रही है, कांग्रेस जो है लड़खड़ा रही है, और मेरी इच्छा यह है कि मैं जब तक रहूं कांग्रेस को मरने में सहयोग करता रहूं। कौन कहता है? लॉर्ड कर्जन कहता है। लॉर्ड कर्जन कहता है कि कांग्रेस अब पैरों के बल लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मैं जब तक रहूं इसको शांतिपूर्ण मरने में सहयोग कर पाऊं, ठीक है ना। मतलब कांग्रेस के तरफ लगातार ये बात, कांग्रेस की आलोचना एक तरह से हर एक लोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्यों करते हैं, आइए इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। अभी बताया कि कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का जो राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करती है, इसका फेज 3 चरणों से होकर गुजरता है। 1885 से 1947 तक का जो लंबा कार्यकाल है 3 अलग अलग कार्यकाल से गुजरती है। तो पहला जो काल है उदारवाद वाला काल, तो इनकी जो कार्यशैली थी, इन कार्यशैली के नब्ज को पकड़कर ही इन पर लगातार आघात किया गया। क्योंकि ये जो नेता थे, ये जो 72 राजनीतिक लोग थे, ठीक है ना, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका एओ ह्यूम की थी कांग्रेस की स्थापना में, ठीक है ना। तो इनकी जो कार्यशैली थी, कार्यशैली उदारवाद जो है नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये अपनी बातों को लिखकर प्रकट करते थे, प्रार्थना पत्र के द्वारा प्रकट करते थे, समाचार पत्र के द्वारा प्रकट करते थे, ठीक है ना। कि इसीलिए इस पर लगा कि ये भिक्षावृत्ति करते हैं, अपनी बातों को बड़े संयम से कहते हैं, ठीक है। तो कारण क्या था, ये क्यों कहते हैं भाई? संगठन की जो स्थापना की थी, पहली बार एक बड़े समूह का स्थापना किया था। सारे जो पहले लोग स्थापना किए थे छोटे छोटे संघ का, उन्होंने देखा कि भाई अब हमको एक हो जाना चाहिए और एक होकर सारी बातों को एक प्लेटफार्म पर रखनी चाहिए। तो शुरुआत की बातों को हम एग्रेसिव होकर दबाव स्वरूप नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इनकी कार्यशैली को से बड़े बात के जो नेता थे, चाहे वो तिलक जी हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, चाहे अरविंद घोष हों, चाहे भारत की जनता हो, चिढ़ सी गई थी। तो भाई एलिगेशन लगने ही थे, तो इन पर आरोप लगा, ठीक है ना। अब समझते हैं कि क्यों ये लोगों ने बेस बनाया। तो ह्यूम, जिन्हें विलियम बेडरबर्ग ने जीवनी उनकी लिखी थी, अंततः 1912 में जीवनी को कांग्रेस का जनक मान लिया गया। 1912 में कांग्रेस का जनक मान लिया गया, ठीक है ना। एक और बात, ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, इसकी स्थापना भारतीय संघ के रूप में हुई थी। किसके नाम से हुई थी? भारतीय संघ के नाम से हुई थी। उस समय इसका नाम कांग्रेस नहीं था। 1885 में इसको भारतीय कांग्रेस यानी कि संघ को कांग्रेस का नाम किसने दिलवाया? दादा भाई नौरोजी की सलाह पर संघ का नाम क्या हो गया? कांग्रेस हो गया। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर संघ का नाम कांग्रेस हो गया। फिर 1891 के नागपुर के अधिवेशन में, 7वें अधिवेशन में, 1891 के नागपुर के अधिवेशन में इसमें राष्ट्रीय शब्द जुड़ा। इसमें क्या जुड़ा? राष्ट्रीय शब्द जुड़ा। भारतीय संघ की जगह कांग्रेस, और कांग्रेस के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
कब जुड़ा? 1891 में जुड़ा नागपुर के अधिवेशन में, तब जाकर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुई। और कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है जनसभा, सभा होता है, समूह होता है। और ये वर्ड कहाँ से लिया गया? उत्तरी अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? उत्तरी अमेरिका से लिया गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर उदारवाद पर सीधा प्रहार था, ठीक है ना, उदारवाद पर सीधा प्रहार था। अब थोड़ी बात कर लेते हैं। और एक बात, उदारवादी भी कहीं ना कहीं ये बात को भव्य मन से स्वीकार करते थे कि क्या होगा, हम लोगों ने स्थापना की कांग्रेस की, अंग्रेजों से मिल बैठ कर ही की, तो क्या कम से कम जो आसन्न खतरा था, खून खराबा होने वाला था, उसको तो हमने रोक लिया, ये चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं कि ये बात विलियम बेडनबर्ग ने क्यों ह्यूम की जीवनी में ये रहस्यमयी बातें लिख दी कि उनको बेस बना लिया लाला लाजपत राय ने। तो अगर देखा जाए तो ह्यूम का जो जीवन था वो बड़ा ही रहस्यमयी था। आखिरी का जो जीवन था वो रहस्यमयी था। कैसे? शिमला में रहते थे, शिमला में ही उनका कार्यकाल था, ठीक है ना। वो सिर्फ बोलते हैं कि मेरे पास 30,000 से ज़्यादा गोपनीय दस्तावेज आए हैं जो क्या करते हैं, अशांति की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि निचले तबके के लोग अब भारत में अंग्रेजों के शासन उब गए हैं, भूखे मर रहे हैं, अब क्या करने वाले हैं? क्रांति करने वाले हैं, क्रांति करने वाले हैं। फिर ह्यूम ने लिखा कि ये 30,000 जो दस्तावेज पहुँचे थे वो किन लोगों ने पहुँचाए थे? तो वो बताते हैं कि ये जो 30,000 जो दस्तावेज पहुँचे थे, उनके पास पहुँचाने वाले जो लोग थे काफ़ी पहुँचे हुए लोग थे। वे ऐसे लोग थे जो दूसरे के मन की बातों को आसानी से समझ लेते थे, अपने शक्ति से सब कुछ जान लेते थे। यानी कि एक प्रकार से वो जो 30,000 पहुँचा था एक चमत्कारिक शक्ति के द्वारा किसके पास? एओ ह्यूम के पास पहुँचा था। यानी कि वो साधु या सन्यासी के रूप में थे जो तिब्बत या हिमालय में रहते थे, और उनके द्वारा ये लेटर इनके पास, ह्यूम के पास पहुंचा था। और सबसे बड़ी बात है कि ह्यूम ने ये बातें खुद बताई हैं। और ह्यूम का संबंध किससे था? मैडम ब्लावत्स्की से था। मैडम ब्लावत्स्की कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष जो थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाली। और थियोसॉफी का मतलब होता है तंत्र विज्ञान, और तंत्र से मंत्र निकलता है। यानी कि ह्यूम का कुछ नहीं 30,000 से ज़्यादा, मतलब कि कुछ लोगों से ऐसे संबंध था जो वाकई बहुत ही शक्तिशाली थे, जो अपने चिंतन से, मनन से, योग से सब कुछ कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। इतनी बातें बताई किसने बताई थी? एओ ह्यूम ने बताई थी कि हम ऐसे जान लिए सारे चीज़ों को, ठीक है, ऐसे सारे चीज़ों को जान लिए। और ये बातें कब कहते हैं? 1878 में। और यही समय होता है जब वो क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं। और एक बात, एओ ह्यूम थे, बहुत कम लोगों को पता है कि एओ ह्यूम कौन से ICS थे। ये सचिव थे, तो किसके सचिव थे? ये थे ये राजस्व, कृषि और वाणिज्य, राजस्व कृषि और वाणिज्य के सचिव थे। राजस्व कृषि वाणिज्य के सचिव थे। और इनकी पोस्टिंग कहाँ थी? शिमला में थी। इनकी पोस्टिंग कहाँ थी? शिमला थी। राजस्व कृषि और वाणिज्य के ये सचिव थे, ICS थे, इंपीरियल सिविल सर्विस के, ठीक है ना। और ये जो सूचना थी अशांति वाली, विद्रोह वाली, क्रांति वाली, ये सूचना किससे संबंधित थी? गृह विभाग से संबंधित थी। और गृह विभाग का कार्यालय कहाँ था? दिल्ली में था। कहाँ पर था? दिल्ली में। यानी कि सही मायने में ये सूचना कहाँ पर इकट्ठी होनी थी? दिल्ली में इकट्ठी होनी थी। और इनको तो किसी कीमत पर ये सूचना नहीं मिल पाती थी। यानी कि राजस्व के, कृषि के और वाणिज्य के थे, तो गृह विभाग का जो पत्र था इनके पास कैसे पहुँच जाता था? ठीक है ना, कैसे पहुँच जाता था? मतलब कि ये बातें इम्पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात कि ये 30,000 पत्रों को जब खोजा गया तो 30,000 पत्र में से कोई पत्र नहीं मिला, उस समय भी नहीं मिला, सिवाय विलियम बेडनबर्ग के अलावा किसी को नहीं मिला। बाद आज़ादी के बाद भी नहीं मिला। चलिए मान लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने सब कुछ वो कर दिया, लेकिन विलियम बेडनबर्ग खुद बताते हैं कि जो मैंने पत्र देखा था, पत्र प्राप्त किया था, उस पर कोई तिथि अंकित नहीं थी कि वो किस डेट के थे, किस डेट के नहीं थे।
और सबसे बड़ी बात, क्या अंग्रेजों के पास इतना बड़ा खुफिया तंत्र था उस समय? अंग्रेजों का सबसे बड़ा खुफिया तंत्र 1878 में था कि जिसमें 30,000 लोग थे। चलिए मान लेते हैं कि वो बहुत बड़े पहुँचे फकीर नहीं थे, मंत्र वाले नहीं थे, असीमित। तो क्या 30,000 के आसपास पत्र पहुंच जाएगा? इतना बड़ा खुफिया तंत्र अंग्रेजों के पास था? नहीं था, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो रहस्यमयी बातें हैं वो ह्यूम ने खुद क्रिएट की थी। अब क्यों क्रिएट की थी, क्यों की थी, अब वही बता पाएंगे क्यों क्रिएट की थी। लेकिन वो जो क्रिएट की थी तो उस पर तो रहस्य बन ही गया कि कांग्रेस की स्थापना जो है डफरिन के निर्देश पर इन्होंने की थी। इन्होंने रिपन के समय भी काफ़ी बात की थी और डफरिन के समय भी। डफरिन सबसे बड़े, डफरिन इनके इस रहस्यमयी व्यक्तित्व से काफ़ी चिढ़ा सा रहता था, ठीक है ना। कई बार इन्होंने मुलाकात की एक बार डफरिन से और कहा कि आप जो भी कार्य करते हैं उसके सारे पत्र जो हैं और सब कुछ मैं एक रहस्यमयी शक्ति के द्वारा देख सकता हूँ। तो डफरिन ने एकदम खिसिया, डफरिन ने कहा कि ये पत्र हैं हमारे, और वैसे पत्र कभी नहीं देखे थे एओ ह्यूम। यानी कि पूरा रहस्यमयी चरित्र था एओ ह्यूम का, लेकिन एओ ह्यूम में कहीं ना कहीं भारत बसता था, भारतीय लोगों के लिए उनका दिल धड़कता था। और उन्होंने क्या कर दिया, 71 लोगों के साथ संगठन बना दिया जो राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो मिथक है वो मिथक नहीं है, ये जो मिथक है ये मिथक नहीं है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कांग्रेस की स्थापना जो है समय की मांग थी। क्या थी? समय की मांग थी, क्योंकि उसके पहले कई सारे संगठन बन चुके थे, छोटे चाहे बड़े। बड़े संगठन की बात करें तो शिशिर घोष का क्या था? इंडिया लीग था, इंडिया लीग था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन और शिशिर घोष का इंडियन लीग। देखा जाए तो इंडियन आ ही गया, नाम के साथ संघ भी आ गया, तो नाम ऐसा मिल ही गया था, बड़े नेता फॉर्मेट में थे ही, तो उन्होंने सारे लोग मिलकर बना लिया। एक बात क्या हो सकती है, हालांकि तथ्य के रूप में इसे मत प्रयोग कीजिएगा, कि सारे लोगों ने देखा एक से बड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, बाकी आगे बाद में भी सारे लोगों ने क्या किया, सारे दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, इन लोगों ने मिलकर सोचा होगा कि चलो एक ऐसे अधिकारी को, रिटायर्ड अधिकारी को बना देते हैं कांग्रेस की स्थापना का जनक, यानी कि महासचिव बना देते हैं, नींव रखवा देते हैं, जिससे कि अंग्रेजों का रवैया जो होगा क्या हमारे प्रति काइंड हार्टेड रहेगा, यानी कि उदारवाद की तरफ रहेगा, यानी कि हम स्थापना करना चाहते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज प्रारंभिक तौर पर ही क्या हथौड़ा मार दे तो हमारा जो संघ है वो अस्तित्व विहीन हो जाए। तो इन्होंने स्थापना कर दी। और इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि एओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं। पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं 85 में, 86 में पारसी जो रहते हैं दादा भाई नौरोजी वो बनते हैं, 87 में बरदुद्दीन तैयबजी जो मुसलमान रहते हैं वो बनते हैं, चौथे में जॉर्ज यूल बनते हैं जो अंग्रेज रहते हैं, पाँचवें में विलियम बेडन बनते हैं, ऐसे, ठीक है। और 1906 तक लगातार महासचिव बने रहते हैं कौन? एओ ह्यूम, ठीक है ना। तो कांग्रेस की स्थापना एक मिथक के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि समय के मांग के अकॉर्डिंग हुई थी, क्योंकि भारत में क्रांति होने वाली थी या नहीं थी इस पर तो नहीं जाया जा सकता है, ठीक है ना। अगर क्रांति होती तो इसकी बात की सूचना कहीं ना कहीं से मिल ही जाती, चाहे वो घटने के रूप में जरूर दिखाई देती, ठीक है ना। भारत में पहली क्रांतिकारी गतिविधि अगर देखा जाए समग्र रूप से तो 1897 में होती है। रेड और एस्ट को मारने के लिए चापेकर बंधु आते हैं, ठीक है ना। तो उस समय से अगर ये बात थी तो मान भी लिया जाता, लेकिन 1885 में किसी प्रकार की क्रांति होने वाली थी, इस ये जो तथ्य है कहीं से मेल नहीं खाता है, ये जो तथ्य है कहीं से मेल नहीं खाता है। तो सबसे बड़ा जो बात है कि जो कार्यशैली थी प्राथमिक चरण की कांग्रेस की वो बिल्कुल जायज़ थी। क्यों जायज़ थी? कि पहले फेज में हम उदार कहीं भी होते हैं पहले फेज में, और उसके बाद ही जब हम उदार होते हैं, जब
इस्टेब्लिश हो जाते हैं तब हमारा सही मायने में फॉर्मेट दिखाई देता है, जो कांग्रेस का सही फॉर्मेट 1905 से दिखाता है, 1905 से 1920 तक दिखता है। और पहली बात कि उदारवाद के साथ जनता क्यों नहीं कनेक्ट हो पाई, ये 72 लोग जो थे, या तो इनका जो प्राथमिक पेशा था अन्य पेशा था, कोई ना कोई इसमें वकील था, कोई ना कोई डॉक्टर था, कोई ना कोई पत्रकार था, और राजनीति इनकी क्या थी, सेकेंडरी भूमिका थी। क्या थी, राजनीति इनकी सेकेंडरी भूमिका थी। तो इसीलिए जनता बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन बाद के जो नेता है उनका प्राथमिक पेशा ही क्या था, राजनीति था, इसीलिए जनता उनके साथ कनेक्ट हो गई। द्वितीय फेज जिसे आप चरमपंथ या उग्रवाद बोलते हो, तो उदारवाद का पक्ष उनके आगे कुछ कमज़ोर दिखाई देता है, ठीक है ना। और कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज नहीं कहा जा सकता। हालांकि जैसे डफरिन ने क्या किया था, डफरिन चाहे अन्य अंग्रेज अधिकारी जो ये सोचे थे कि कांग्रेस जो है सिर्फ सामाजिक मुद्दों पर ही बात करती रहेगी। इस बात की पुष्टि कैसे होती है, डफरिन ने 1886 में कलकत्ता के अधिवेशन में सारे जो अधिवेशन के प्रतिनिधि थे सबको भोज कराया था, गार्डन भोज कराया था। और मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन था उसमें उसने वहाँ के गवर्नर को आदेश दिया था कि सबका स्वागत तुम करोगे, ये चीज़ है। तो उन लोग डफरिन का चाहे अन्य अंग्रेज अधिकारियों का मानना था कि ये सिर्फ सामाजिक मुद्दे की बात करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, सामाजिक मुद्दे की बात करेगी। और अंग्रेज 1773 से लगातार सामाजिक मुद्दे पर खुले तौर पर क्या करते आए थे, सुधार करते आए थे। तो उनको ये था कि चलो भाई ये लोग सुधार करवाएंगे, हम इनका कोऑपरेट करेंगे। लेकिन 1887 के बाद 1888 में ही कांग्रेस ने राजनीति अपने मन से राजनीतिक बातों को उठाना शुरू कर दिया। तो राजनीतिक बातों को उठाना शुरू कर दिया तो यहीं से अंग्रेज कांग्रेस को क्या करने लगे, तीखी नज़र से देखने लगे, और इन्हें बहुत से देशद्रोही संगठन, लालची व्यक्तित्व, सारे नामों से संबोधित करने लगे। किसको, कांग्रेस से, ठीक है ना, कांग्रेस को संबोधित करने लगे 1888 में। तो कांग्रेस जो थी सही मायने में राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करती थी, और ये मिथक की सेफ्टी वाल्व के रूप में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कहीं से भी सही नहीं है। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में हुई थी, राष्ट्रवाद के रूप में ही हुई थी। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे।